हमारी ध्यानशाला की यह 12वीं बैठक है। कल भोर में एक बैठक है, उसके बाद कल शाम को अंतिम बैठक है, पूर्णाहुति बैठक है, जो साधुवाद बैठक है। तो प्रमुख रूप से यह बैठक, जिसमें थोड़ा सा समय हमारे संवाद के लिए बचा हुआ है, और हमने अभी लाइव में पर्याप्त मात्रा में अपने विषय को लेकर के संवाद किया है। हमारा विषय भली भांति स्पष्ट हो गया, कैसे उस पर काम करना है, क्या काम करना है, वह चीजें भी स्पष्ट हो गई हैं। तो इसके पहले अगर कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, कुछ अटेंडिंग में कहीं से भ्रम पैदा हो रहा हो, असुविधा पैदा हो रही हो, तो उस पर हम संवाद करें। एक छोटी सी कहानी में साझा करना चाहूंगा। दुनिया की श्रेष्ठतम कुछ परंपराएं ऐसी रही जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस रहस्य को साझा किया, जो कि हम लोग हमारे सामने अस्तित्व ने सहजता से खोल दिया है। नैसर्गिक जागरण, बुद्धा नेचर। ध्यान की पुरानी परंपराओं में कहता है कि योर बुद्धा नेचर, तुम्हारा जो बुद्धा स्वभाव है, तुम्हें बुद्धत्व हासिल करने की जरूरत नहीं है, बुद्धत्व स्वभाव है। वो जो नैसर्गिक जागृति की झलक मिलती है ना, वो वही बुद्धा स्वभाव है, वही असल है। तो उसकी एक परंपरा थी, और उसमें बड़ी ही सावधानी से उपयोग किया गया था कि जो अगली पीढ़ी का व्यक्ति चुना जाता था शिक्षक के रूप में, वह कभी कभी ऐसा होता था कि जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता था, अर्थात जैसे गुरु मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो उसने जिसे चुना है वह वर्षों बाद सामने आए। तो कोई उसके मरते ही तुरंत गद्दी पर नहीं बैठ जाता था, उसको उसकी फ्लावरिंग दे, उसकी सहज फ्लावरिंग दे करके उसको उसका स्थान मिलता था। और कभी कभी वो, सही पूछिए तो कोई भी सम्यक रूप से जो शिष्य है वो गुरु की गद्दी पर नहीं बैठता। बासी गद्दी पे क्या बैठना। जो जिसने जीवन का अनावरण कर लिया वो अपनी गद्दी खोज लेगा। गद्दी का मतलब वो अपनी जगह खोज लेगा जहां से उसे बोलना है, जो उसे बोलना है। क्योंकि असल चीज जो है वह अंतः दृष्टि है। उसके बाद तो सारी चीजें अपने आप दिखाई पड़ती हैं। जैसे खुली आंख को यह चुनना नहीं पड़ता है कि रास्ता कहाँ से है, दीवार कहाँ से है, दिखता है उसको। तो ऐसी एक परंपरा थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो किसी न किसी को उसका सक्सेसर, वह जो पिछला व्यक्ति होता था, वो तय कर देता था, लेकिन उसको अपने से उस चीज को, जो उसके अंदर शिक्षा आई है, जो समझ आई है ध्यान की, उसको वह प्रसारित करता था। तो वह कभी कभी उसके जगह का उपयोग करता था और कभी कभी नहीं भी करता था, लेकिन उसकी एकदम झट से, जैसे शपथ ग्रहण समारोह होता है ना, कि पिछले मुख्यमंत्री गए, पिछले प्रधानमंत्री गए, पिछले राष्ट्रपति गए, झट से दूसरे राष्ट्रपति ने जगह ले ली, उनका शपथ ग्रहण, बल्कि अभी वो उतरे नहीं है तब तक उनका चुनाव हो गया। ऐसा ये राजनीतिक चुनाव नहीं था, ये ऑर्गेनिक रूप से खिल करके निकल करके आता था। तो उन लोगों ने एक परंपरा बना करके रखी थी कि वो जो महत्वपूर्ण बातें कुछ होती थी उसको एक किताब में लिख देते थे। तो नेक्स्ट जनरेशन का जो आता था उसको ये चीज हैंड ओवर कर दी जाती थी। वो तब तक वह लुप्त रहता था जब तक कि उसको अपने से चीजें कैसे करनी है वो ऑर्गेनिक रूप से वह कर ले। उसके बाद फिर वो उस किताब पर कुछ लिख देता था। फिर आने वाले जब जो सक्सेसर है, जिसको वह समझ लेता था कि यह ठीक ढंग से उसको कन्वे कर सकता है, उसको फिर वो हैंड ओवर कर देता था। तो गुरु ने बुलाया, वो मरने के करीब था, जिसको उसने समझा कि यह ठीक तरीके से रहस्य को कन्वे कर सकता है। उसने कहा कि मैं
तुम्हें चुनता हूं अपना सक्सेसर, उत्तराधिकारी। और यह एक किताब है जिसमें हम लोग कई पीढ़ियों से लिखते आते हैं। 7 पीढ़ियां हो गई हैं, तो यह किताब मैं तुम्हें हैंड ओवर कर रहा हूं, और यह हमारी परंपरा भी रही है। उस व्यक्ति ने देखा और उसने कहा कि मुझे इसकी क्या जरूरत है, जो ध्यान है वो किताब में थोड़ी है, वह तो जीवन में है। तो उसने कहा, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, पर यह एक परंपरा है, तुम इसको थोड़ा सा निर्वहन करना। वो उसको कन्विंस करता रहा, और कन्विंस करने के बाद उसने वो किताब उसके हाथ में दी। उसने खोला और उठा करके, बगल में अंगीठी जल रही थी, उसमें फेंक दिया। पढ़ा भी नहीं क्या लिखा हुआ है, और वह धू धू करके जल के राख हुई। गुरु जो था वह तो चीख पड़ा। उसने चीखते हुए कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं आप, तुम ये क्या कर रहे हो। तुरंत उसने जवाब दिया, व्हाट आर यू सेइंग। इमीडिएटली उसने इसका उत्तर दिया, जिसके 2 अर्थ है। एक, व्हाट आर यू सेइंग, यह जो ध्यान है या किताब में हो सकता है, किताब की मुझे जरूरत पड़ेगी, किताब का सहारा लेकर के मैं कहूंगा। और दूसरा, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू सेइंग, मैं वही कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं। जो आप कह रहे हैं वह जलती आग जैसा धर्म है, वो किताब में नहीं ढोया जा सकता, यहां ढोया जा सकता है। ध्यान हृदय में ढोया जा सकता है। अगर ढोने की बात की जाए, ध्यान किताब में कैसे ढो सकते हैं। यह बात हम लोग अच्छी तरीके से अपने यहां रख लें, बुद्धि में नहीं, कि ध्यान अंतर्दृष्टि जीवन में हो सकती है। समझ खोपड़ी में है तो अनपची चीज खोपड़ी में विष हो जाती है। पेट में अनपची चीज तो ठीक है कि शरीर बाहर कर देगा, लेकिन बुद्धि में अनपची चीज धीरे धीरे विषाक्त हो जाती है। तो जो चीज हमने यह समझी है उसको तत्क्षण अपने जीवन में लागू करें। यानी यह समझ लिया कि प्राकृतिक तथ्य, मानसिक तथ्य और सम्मोहन, और उसकी नैसर्गिक अटेंडिंग क्या है। यह भली भांति समझ में आया तो नैसर्गिक अटेंडिंग को हृदय में जगह दें, अवसर दें, उसको धधकने दें। वह धधके। वह जो किताब तो सांकेतिक रूप से उसने फेंक दी, बुद्धि किताब है, वहां संचित न रखें। सूचना संचित करके रख ली, जब जरूरत होगी काम आए तो वो विश्व हो जाएगी, वो कभी काम नहीं आएगी। ली इसको तुरंत खोलिए, इसको तुरंत जीवन में अप्लाई करते चलिए। यानी नैसर्गिक जागृति को, नैसर्गिक जागरण को जीवन में अवसर देते चलें। और जिस नैसर्गिक जागरण में प्राकृतिक तथ्य भली भांति काम करते हैं, मानसिक तथ्य जरूरत पड़ने पर वहां पर काम कर लेते हैं सुविधा के लिए, सम्मोहित तथ्यों, सम्मोहित ढर्रे की ढंग की कोई जगह नहीं होती। जहां पर अभी सम्मोहित ढंग व्याप्त है, वहां पर नैसर्गिक जागरण व्याप्त रहता है। सिर्फ जागरण, प्राकृतिक तथ्य है और नैसर्गिक तल पर वहां सिर्फ जागरण मात्र व्याप्त है। जब जरूरत है प्रयोग हुआ, अन्यथा प्रकृति है, शरीर बदल रहा है, बदल रहा है, एजिंग हो रही है, हो रही है। जागरण वहां पर शाश्वत रूप में उघड़ा हुआ है। कोई प्रश्न हो तो हम लोग साझा कर लें, उससे पहले 2 मिनट के लिए हम लोग बैठ लेते हैं।
जी, कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले लें। सर नमस्ते। हाँ अमित भाई, आवाज सर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। अमित भाई की आवाज आ रही है। ओ, मुझे ही नहीं आ रही, इसका मतलब 1 मिनट ठहरिए जरा। मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो आ रही है। मैं लिख देता हूँ। हाँ, आप बोलिए जरा। सुनाई दे रहा है? हाँ, अब सुनाई दे रहा है। हम्म। हाँ अमित भाई म्यूट में है। हेलो। हाँ, हाँ बोलिए। सर, अभी जैसे मतलब फेसबुक पे चर्चा चल रही थी, उसके बाद अचानक मेरे दिमाग में आया कि सभ्यता का जो विकास है वो क्या सम्मोहन से नहीं हुआ। मतलब जैसा है कि हम क्या सभ्य होना सम्मोहन से ही, हम आदमी को सभ्य नहीं करते। नहीं तो वो मतलब जैसे कि मतलब मैं जैसे आपके पास आया और मैं 9 दिन रहूं और मैं बेवकूफों की तरह मतलब इधर इधर उधर का आपके आपके भी इस तरह खराब करूं और अपना भी मतलब जैसे हम मतलब एक एक चीज मतलब एक तमीज जो है वो क्या सब सम्मोहन से नहीं आती वो। अमित भाई, जिस तरीके से अभी सभ्यता है, जो सभ्यता का स्वरूप है, ये आपको दूसरे को देख करके प्रणाम करना चाहिए, आपको मीठा बोलना चाहिए, आपको हम्म, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। यह जो निर्मित हुई है, यह तो बड़ी अपरिपक्वता से निर्मित हुई है। हम्म, यह बस फौरी व्यवस्था है जो काम चलाने के लिए झट से लागू कर दी गई। हम्म, उसमें दमन का उपयोग हुआ है, उसमें हिप्नोटिज्म का उपयोग हुआ है, उसमें कोई जागरण और समझ का उपयोग नहीं हुआ है। जैसे आप पाएंगे कि जागरण अगर है तो आपके अंदर सहज ही एक प्रेम का भाव होता है, वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, प्रकृति के प्रति एक सहज आत्मीयता का भाव होता है। हम्म, लेकिन अब वह भाव है नहीं। समाज जो तथाकथित व्यवस्था है और उसने जो हिप्नोटिज्म का क्षेत्र लिया, मेरा जीवन, ये वगैरह, उसमें एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसने इन सारी चीजों को नीति के नाम पर आविष्कार किया। तो समाज में जो चीज है जिसे हम नीति कहते हैं, नियम कहते हैं, वो तो निश्चित रूप से गहरा सम्मोहन, और सम्मोहन का ही ढंग है दमन, उससे निर्मित हुआ है। धर्म जो है, धर्म के आधार पर जो सभ्यताएं थोड़ी बहुत आगे बढ़ी, उन खैर अभी उनका तो कोई स्वरूप है नहीं, वो काल के साथ मिटती चली गई। लेकिन जो जागरण से कुछ सभ्यताएं निर्मित हुई हैं, वो अभी ऐसे धरातल पर नहीं। वैसा प्रयोग हुआ पर वो सब प्रयोग सफल नहीं। पर अभी जो सभ्यता का स्वरूप है वो सब तो हिप्नोटिज्म पर, दमन पर आधारित है। इसलिए इन बातों का कोई अर्थ नहीं है कि कोई आपको बुरा आदमी समझता है। आदमी, बुरा आदमी तभी दूसरे को समझता है जब भीतर वो आदमी सम्मोहित हो।
डिहिप्नोटाइज्ड आदमी कभी दूसरे को बुरा समझ ही नहीं सकता है। मानसिक तथ्य तक वह जाएगा, लेकिन वह उसको यह भी दिखेगा कि गहन तल पर भटकने का कोई उपाय नहीं। जो चीजें हो रही हैं वो बड़े उथले तल पर हो रही हैं। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम भाई। दिलीप भाई, नमस्कार। हाँ बोलिए। नमस्ते भाई। सर मेरा प्रश्न है, जी हालांकि इस प्रश्न का उत्तर मेरे लिए घातक हो सकता है। सर प्रश्न ये है, जैसे आज हमारे अभी लाइव समाज में एक बात स्पष्ट रूप से आई, जो पहले भी स्पष्ट हो गई थी, कि कुछ अभाव है हमारे जीवन में और उसको हम पूरा करना चाहते हैं। और बेशक हम लोग यहाँ बैठे हैं तो ये मूल बात है, तब हम यहाँ बैठे हैं, अदरवाइज हम यहाँ होते नहीं। अभाव नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं था। ठीक है सर, अब अभाव है, इसको पूरा करने के लिए हमारे अवलोकन में ये निकल कर आता है कि मैं अपनी संरचना को पूरा देख लूं। यह भी स्पष्ट हो गया कि मैं देख नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं देखने की कोशिश करूंगा तो देखने वाले के रूप में मैं पीछे बना रहूंगा। तो वो अवलोकन जो होगा वो केवल बौद्धिक विश्लेषण तक ही सीमित रह जाएगा। अब हम उठाते हैं सर प्रश्न, क्योंकि जब मैं नहीं कर सकता हूं तो मेरी पूरी संरचना क्वेश्चन मार्क के दायरे में आएगी, तब वहां कुछ ऐसा शायद आ सकता है जो मैं के रूप में ये जो गलत व्यवस्था चल पड़ी है इसको प्रकाशित कर दे। अब सर होता क्या है, जब ये प्रश्न उठता है तो रुकावट आती है। तो मुझे एक ये डाउट है सर इसमें कि वो जो रुकावट आई वो कहीं दमन तो नहीं है, जैसे जो चल रहा है, विचार चल रहा है, या फिर हालांकि ये है कि वहां ये पता चलता है कि बेहोशी हट गई एक बार के लिए, तो कहीं वो दमन तो नहीं हो रहा कि जो जिस रास्ते में चल रहा था वहां अचानक कौंध आई और मैं रुक गया। तो अब बात यह है सर, नैसर्गिक जागरण लक्षण है आप ये कहते हैं। अब नैसर्गिक जागरण का लक्षण क्या है सर? मेरी जो पकड़ में आ रहा है और अब तक जो आया वो सिर्फ ये है कि मेरी श्रवण शक्ति बढ़ जाती है, शरीर के अंदर जो भी चल रहा है, जैसे धड़कन चल रही है, सांस चल रही है, वो मुझे दिखने लग जाती है, और जैसे हवा छू रही है तो वो दिखने लग जाती है। ऐसा मेरे साथ होता है। क्या ये ही जागरण नैसर्गिक जागरण है, या फिर कुछ कहीं मैं चूक कर रहा हूँ कि मैं बस इसको मान बैठा हूँ? ये कहीं हिप्नोटाइज तो नहीं हो रहा मैं कि हाँ शायद यही जागरण है, जब जब ऐसा होगा तब वो ओके स्थिति है, अदरवाइज मैं बेहोशी में। तो ये ऐसे थोड़ा सा इस डाउट को थोड़ा सा क्लियर। नहीं दिलीप भाई, यह जागरण नहीं है, सॉरी, यह जागरण ही है। इस पर मन जो है वो छल करने की कोशिश कर रहा है। मन कह रहा है कि कहीं यह भ्रम तो नहीं है, कहीं अभी सम्मोहन तो नहीं है, तो वो आपको वहां से हटाने की कोशिश कर रहा है। जरा समझिए कि दमन और अनावरण दो शब्द हैं। दमन के लिए एक तथ्य है जिसका दूसरे तथ्य से दबाया जाना है। एक चीज है जिसका दूसरी चीज से दबाया जाना है, जो कि हम अब तक करते आए थे कि एक तथ्य होता था क्रोध, पर दूसरा तथ्य होता था कि क्रोध से क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, तो उस कॉन्सिक्वेंसेज के भय से उस क्रोध के तथ्य को दबाया जाता था। ठीक, लेकिन यहां पर अनावरण हो रहा है ऐसी चीज का जिसमें
हमारा कोई रोल नहीं। एक चीज तो इसमें दो तथ्य समझ लें हम लोग। एक कि यहां पर किसी चीज को दबाया नहीं जा रहा है, किसी चीज को खारिज नहीं किया जा रहा है, हम उसकी सिर्फ अटेंडिंग की बात कर रहे हैं। हम बेहोशी है, हमारे पास क्रोध है, हिंसा है, जो जिन चीजों के ये नाम है, वो भाव है, उसको हम हटा नहीं रहे कि क्रोध तुम चले जाओ, लोभ चले जाओ। हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसको ऐसे देखा जा सकता है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। मेरी भूमिका क्यों होगी तो मैं उस चीज को देख नहीं पाऊंगा, आधा अधूरा देखूंगा। पर उसका ऐसा देखना जो मैं नहीं कर रहा हूं, तभी उसका भली भांति दर्शन हो सकता है। यह सवाल उठाया जा रहा है तो ये दमन नहीं है, पहली बात, क्योंकि यह ऊपर से कोई चीज नहीं आ रही है, यह नीचे की परत को उघाड़ा जा रहा है। मैं जहां पर हूं वहां से किसी चीज को नहीं लेकर के आ रहा हूं, मैं अपनी जगह से ऐसी चीज को हटा रहा हूं कि क्या ऐसी कोई चीज है जिससे इस चीज की अटेंडिंग हो। तो बीच से मैं हट रहा हूं, यानी नीचे जागरण है और ऊपर जो है तथ्य है, और बीच से मैं हट रहा हूं तो वो जो चीज थी प्रकाशित हो गई। जो मैं एक दीवार की तरह बना हुआ था वो हटा, प्रकाशित हो गई। एक दूसरा तथ्य है इसको समझने के लिए कि दमन में मेरी उपस्थिति होती है, लेकिन यहां पर जो नैसर्गिक जागरण है उसमें मेरी उपस्थिति नहीं है, पर जागरण भरपूर है। लेकिन दमन में हमेशा मेरी उपस्थिति होगी। क्रोध को दबाने के लिए मेरी जरूरत होगी, हिंसा को दबाने के लिए मेरी उपस्थिति की जरूरत होगी, लेकिन इस नैसर्गिक स्वभाव के अनावरण के लिए मेरी कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं इसके लिए बाधा हूं। तो इसलिए यह जो रोए रोए में होश का एक अनावरण हो रहा है, जो होश आ रहा है, यह सम्मोहन नहीं है, यह सम्मोहन का उतनी देर के लिए अंत है। और फिर जब यह चला जाए, यानी सम्मोहन फिर से जगह ले ले, लेकिन सम्मोहन इस चीज को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश न करने पाए। फिर जब आ जाए, ये टूट गया, यह टूट गया, फिर वहां पर जागरण है, नैसर्गिक अटेंडिंग है। फिर आया तो वो आया, फिर वो उस पर कौंध आई, फिर वो विसर्जित हुआ। यह इसका मतलब कि दमन नहीं चल रहा है, यह एक पुराने ढर्रे की बार बार असफल कोशिश चल रही है। और वह असफल कोशिश, पहले हम सफल होने की कोशिश कर रहे थे, पर अब मैं की असफल कोशिश हो रही है उस चीज को कवर करने की जो कि नैसर्गिक है, जो कि कभी सफल हो ही नहीं सकती। और जीवन इन सारी, पहले मैं कर करके असफल होता था, अब मैं असफल हो करके जीवन को उघाड़ रहा हूं। मैं बार बार आ जाता हूं प्रमाद के रूप में, पर हर बार असफल हो करके, देखिए ना, पहले असफलता मेरे लिए, जैसे जागरण की कोशिश करता था, असफल हो जाता था, तो मेरे लिए पहले असफलता विषाद थी, दुर्भाग्य थी। अब मेरे लिए असफलता वरदान है। मैं जितना असफल हो रहा हूं उतना ही सौभाग्य उगड़ करके आ रहा है। मैं जितना ही असफल हो रहा हूं उतना ही प्रसाद, उतना ही आशीष अनावृत होकर के आ रहा है। उसी असफलता को, इस असफलता के ढंग को इस कीमिया ने एक ऐसा प्रसाद के रूप में कर दिया जिसकी कोई तुलना नहीं। क्या मैं अपनी बात स्पष्ट कर पाया? जी सर, बिल्कुल। तो देखिए ना कि जो पुराने साधु हैं, पारंपरिक साधु हैं, वे कहते हैं कि काम के रास्ते में जो जो चीजें बाधा होती थी, राम के रास्ते में वो चीजें पथ बन जाती हैं, रास्ता बन जाता है। असफलता जीवन में जहां बार बार वह, जैसे हम असफल हो जाते हैं या जागने की कोशिश करते हैं, असफल हो जाते हैं, वही असफलता हमारे लिए सीढ़ी बन जाती है। जितना असफल हो रहे हैं उतना ही प्रसाद उतर रहा है।
जितना मैं मिट रहा हूं उतना ही प्रसाद जीवन में भरता चला जा रहा है। अब पहले मैं जागरण में सफल होने की कोशिश करता था। ये अद्भुत है। अगर यह चीज हाथ में आ जाए, आप मिट मिट करके असफल होंगे। धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी मित्र का? हाँ, ये सर जो अभी दिलीप ने क्वेश्चन किया था ना, ये शायद लास्ट वर्कशॉप या उससे पहले वर्कशॉप में मुझे भी बहुत परेशान कर रहा था ये, कि मैं जानना चाह रहा था कि जागरण का लक्षण क्या है। अभी क्या है, मेरे को चीज समझ में आती है कि मन को अगर कोई बात आप हमको कोई अगर बात बताएंगे और हम उसको यहाँ पर जरा सा अलाउ करें कि हाँ ये बात मेरे काम की हो सकती है या ये सही है, जरा सा अलाउ करते हैं, तो वो मेरे ज्ञान के रूप में यहाँ पे जमा हो जाता है वो। और वो मेरे मैं को और थोड़ा सा हष्ट पुष्ट कर देता है। बस शर्त एक ही है कि मैं उसे जरा सा अलाउ करूं कि हाँ ये आदमी जो है बात जो है सही कह रहे हैं ये। अब क्या हो गया कि और जब एक बार वो बन गया, वो ज्ञान आपका मैं बन गया, तो वो अब अपने आप को हमेशा चेक करता रहेगा कि मैं हूं या नहीं हूं, मैं हूं या नहीं हूं। तो जैसे ही वो नैसर्गिक जागरण आता है, वो वास्तव में उस ज्ञान की पकड़ के बाहर है वो, क्योंकि उसके लिए नई क्या पता नहीं कैसी ही चीज है, वो उसको नहीं पकड़ पाता, वो चला गया। अब चले जाने के बाद वो ज्ञान वेरीफाई करवाना चाह रहा है कि मेरे को जो जो चीज मिली है मैं एक बार थोड़ा सा अपने को पुष्ट कर लूं वो। तो वहां पे इसको तो बिल्कुल ही मना कर देना है कि नहीं मैं तेरे को बताऊंगा ही नहीं जागरण का क्या लगता है। अगर पता चल गया तो वो अप्लाई कर देगा उसको। फिर से एक सम्मोहन, ये बात मैं अभी, हाँ ये बात मैं अभी भी देख पा रहा हूँ। वो ऐसे कि जैसे जब संबंधों की बात आती है, आपने सुबह कहा था, आप देखिए प्राकृतिक तथ्यों मानसिक तथ्यों के बाद ये सम्मोहन कैसे आ रहा है, कहाँ काम कर रहा है। तो जहाँ संबंधों की बात है बिल्कुल समझ में आ रहा है। मैं अपने बच्चे को देखता हूँ, प्राकृतिक तथ्य है उसका, एक मानसिक तथ्य भी है, और मैं कह रहा हूँ ये मेरा बच्चा है। अब वो सम्मोहन को अगर मैं अभाव की जो अभी बात चल रही थी वहां जोड़ता हूँ तो बिल्कुल समझ में आता है कि ये कुछ शायद मेरी कुछ जो चीजें हैं वो अधूरी रह गई हैं, तो इनके थ्रू पूरी होंगी या कंटिन्यूटी रहेगी कुछ, ये एक सम्मोहन बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब जैसे मैं ये सामने पर्दा देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ ये क्यों आया मेरे को। ये देखिए सर, मानसिक तथ्य है, इट्स ओके कि पर्दा एक मानसिक तथ्य है, पर ये आया क्यों, जरूरत नहीं है इसकी, फिर भी ये आया। अभी क्या हो रहा है कि मेरे अंदर जो एक ज्ञान बैठा है इस चीज को लेकर के, इसका नाम पर्दा है, इसके बारे में जो ज्ञान है, अब वो एक अभाव में जी रहा है, उसे एक ऐसी पीड़ा है कि मैं वास्तव में हूं कि नहीं हूं, उसको अपने होने का ही अभाव है। तो वो यहाँ पे पुट करता है, यहाँ पे मन पे आता है पर्दा पर्दा पर्दा। तो ये जैसे ही नाम लिया एक संबंध बना और सम्मोहन आ गया। ये यहाँ तक आज मैं देख पा रहा था इसमें सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आई एम ग्लैड। थैंक यू। और किसी मित्र का कोई प्रश्न है? मैं ना कुछ थोड़ा समझना चाहूंगी इसको। आज मुझे जैसे कि एक कुछ कविता का एक लाइन पहले आया, वो जहां से आया वो ना मन था ना, तो वो मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी, वो कविता का जो एक लाइन पहले आया, एक ही लाइन आया, तो वो उस लाइन या वो थॉट भी नहीं, वो जो एक आइडिया है, वो आइडिया ना मेरे मन से आया ना ही मेरा तो हम कहते हैं ना चेतना क्या है, चेतना भी तो फिर आ जाता है वहां पे, पर्सनल मेरा चेतना, तो ना ही वो चेतना से आया। मन की फिर भी मैं उपयोगिता देख पा रही हूँ, मन की उपयोगिता प्रैक्टिकल डेली लाइफ में सब आ रहा है समझ में, वो कहाँ जब जरूरी है तब है। तो चेतना की क्या जरूरत है, चेतना नामक तो कोई चीज की क्या उपयोगिता क्या है? चेतना आप कॉन्शसनेस के संदर्भ में, व्यक्तिगत कॉन्शसनेस के संदर्भ में उपयोग कर रही है ना? हाँ, व्यक्तिगत चेतना जैसी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब वो मन का ही एक रिफ्लेक्शन है बेसिकली, वही मैं नहीं, का ही रिफ्लेक्शन है।
हाँ, चेतना मन का रिफ्लेक्शन है, पर कविता जो है मन का रिफ्लेक्शन नहीं है, नहीं है। हाँ। क्योंकि व्यक्तिगत चेतना नहीं है, तो वहां पर नैसर्गिक सृजन है। नैसर्गिक सृजन जो तथाकथित रूप से वहां पर असेंबलिंग है, शरीर की असेंबलिंग, उसकी मानसिक क्षमताओं की असेंबलिंग, उसके मानसिक रूप से मानसिक तथ्यों के ज्ञान की असेंबलिंग जो है, उसका उपयोग करके वो अभिव्यक्त होती है। हम्म। वहां व्यक्तिगत चेतना जैसी कोई कवि जैसी कोई चीज नहीं है, कवियत्री जैसी कोई चीज नहीं है। जो रचनात्मकता है, यानी ऐसी जीवन ऊर्जा जो कि अब आबाद हो गई है, वह आबाद ऊर्जा अपनी अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए खेल खेल में आपके अंदर अब तक की जो क्षमता है, शब्दों की, शब्दों को बिठाने की, वो जो आपकी नहीं, आप यह जो असेंबलिंग है, ये असेंबलिंग है, ये असेंबलिंग है, ये इस मन की जो असेंबलिंग है मानसिक तथ्यों की, उसका उपयोग करके अभिव्यक्त होती है। क्या ये ऐसा है? हम्म। क्योंकि वहां पे तो देखा गया कि वहां पे कुछ पर्सनल, जब भी हम कोई पर्सनल अभिव्यक्ति करते हैं तभी वहां पे माइंड आता है, क्योंकि हम जब कहानी बनाते हैं, कहानी लिखते हैं, तो वहां पे एक सब्जेक्टिविटी आ जाती है, उसमें चेतना आ जाता है, उसमें पर्सनल, वो मैं की खेल खेल है वो। नहीं, पर कहानी भी बन रही है, पर कहानी अगर किसी प्रयोजन से नहीं है, हाँ। कोई अगर कहानी का प्रयोजन है कि इससे मुझे कमाना है, हाँ। मुझे इससे प्रसिद्धि पानी है, तो फिर ये कहानी जो है वो सेल्फ प्रोडक्ट हो गई। हाँ, मैं लेकिन वही उसी की बात कर रही थी। हाँ, ऐसी कहानी अगर कोई आ रही है जिस कहानी का बस खेल खेल में रचना हो रही है, उसका कुछ उद्देश्य नहीं है कि वो प्रकाशित ही हो जाए या न भी प्रकाशित हो, ऐसा कुछ एक दूसरा भी बनता है, नहीं नहीं नहीं, कोई कविताएं प्रकाशित नहीं होंगी, मैं कुछ भी सामने नहीं लेकर के आना चाह रहा हूँ, बस ये परमात्मा को समर्पित है, ये दूसरी आती है। हम्म। आदमी दोनों ही तरह से हिप्नोटाइज होता है, पक्ष में भी विपक्ष में भी। तो फिर ये जस्ट अभिव्यक्ति है, कोई आग्रह नहीं है कि उसका क्या होगा, बस प्रकृति, ये ऊर्जा है, अभिव्यक्त होना चाह रही है, वो यह स्पेसिफिक असेंबलिंग का उपयोग करके अभिव्यक्त हो रही है। दैट्स इट। हम लोग जितने भी मित्र हैं, जिनको भी इस अस्तित्व ने अवसर दिया है, भले ही आपको यह बात इस मंच पे कहीं सूक्ष्म तल पर लग रही है, लेकिन ये ऐसी असाधारण हमारे आपके पास ब्रह्मास्त्र आ रहे हैं, यदि इसको, बस मैं पोएटिक रूप से कह रहा हूं, इसको जीवन में उतार लिया, जीवन में इसे जगह दे दी, कोई आपकी पीठ पर हाथ नहीं रख पाएगा। मतलब यह नहीं कि आप किसी से हारेंगे नहीं, दुख आपको नहीं कभी हो पाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है, आप कभी अकेलापन नहीं महसूस करेंगे। शरीर छूट जाएगा, मन गल जाएगा, शरीर छूटने लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मन गलने लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अशोक आपका जीवन होगा। शब्द आपने कभी सुना है, अशोक? वह जिसे शोक नहीं, हम लोग अशोक की ओर बढ़ रहे हैं। अगर यह कीमिया आ गई, नैसर्गिक जागृति, यह बुद्धा स्वभाव है, यह अशोक है, यह निर्वैर है, यह सब शब्द है। थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, फिर सुरमिता जी कुछ हम लोगों को सुना दें।
सुरमिता जी। मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिसका मोह करे, मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिसका मोह करे, इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे, मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिसका मोह करे, उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई ना संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मित्रगण, धैर्य रखना, नाव पार लग गई है, बस पार लगने के बाद थोड़ी धुंध है, लग पार गई है, बस धुंध है, थोड़ी छट जाए। सवाल उठाते रहना, नैसर्गिक जागरण को अवसर देते रहना, सब छट जाएगी धुंध। नैसर्गिक जागरण
वह जो अभाव से मुक्त जीवन है वहां उद्घाटित पाया जाएगा। ऐसा जीवन जो कालातीत, जिसको मलिन करने का कोई उपाय नहीं। इस प्रश्न के साथ हम बने रहें कि प्राकृतिक मानसिक तथ्यों के साथ घट रहे सम्मोहन की वह अटेंडिंग क्या है जो नैसर्गिक है। प्राकृतिक मानसिक तथ्यों के साथ घट रहे सम्मोहन की वह अटेंडिंग क्या है जो नैसर्गिक है। प्राकृतिक मानसिक तथ्यों के साथ घट रहे सम्मोहन के ढंग की वह अटेंडिंग क्या है जो हम नहीं कर रहे।